और ड्यूरिंग द सेशन कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो प्लीज पूछिएगा। हेलो, हु इज दिस? अरुण कुमार। कैन यू प्लीज टेल मी हु इज दिस अरुण कुमार? ओके, आप ओके, इसका नाम, नो इश्यू नो इश्यू, आप इसका नाम रीनेम कर सकते हैं। थ्री डॉटेड पे जाइए, वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा। हाँ देखो, आप थ्री डॉटेड पे जाके क्लिक करो, वहां पे देखिए रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। जहाँ पे आपका नाम है ना, मेरा स्क्रीन देखिए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आपके नाम के आगे यहाँ पे थ्री डॉटेड आ रहे होंगे ऐसे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो एक बार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इश्यू, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से इसको नाम चेंज कर लेना, कोई इश्यू नहीं है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं, अभी मेरी स्क्रीन पे आइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो मैं वीबीए स्टार्ट करता हूँ। आज हमारा पहला दिन है, तो बकायदा मैं उसके पूरा ऊपर जो नोट्स हैं वो बनाता रहूंगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं पूरा एकदम थ्योरी नहीं लिखूंगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली मॉड्यूल करूंगा, ठीक है? कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, मैं बकायदा उसको दिखाऊंगा भी। और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक करके कोड को पकड़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, 8 घंटे का जो भी सेशन आप ये लेंगे, यानी 8 रविवार जो आप अपने देने वाले हो, उसमें आप कुछ सीख कर जाएंगे। आपको वीबी ऑटोमेशन में रोक नहीं पाएगा कोई, आपको प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज होगा। और आप अपने छोटे मोटे जो टास्क होते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। और भविष्य में अगर कोई वीबी का कोड अगर आपको कहीं से मिलता है तो आपसे पढ़ भी पाएंगे, ठीक है? तो मैं आपको इस लेवल तक पहुंचा दूंगा, इस कोर्स को करने के बाद आप वो चीजें समझ पाएंगे। और ज्यादा बड़ा फीस भी नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग सारा आ जाएगा कि हाउ व्हाट इज इफ एल्स, लूपिंग कैसे चलता है, और वगैरह वगैरह, फंक्शंस आप अपने कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो थ्योरी में इतना ज्यादा नहीं लूंगा, मेन मेन पॉइंट मैं यहाँ पर इंडिकेट करूंगा आप लोगों के पास। तो जो भी कोर्स हमारा चलेगा मैं एक ही फाइल में उसको इंडिकेट करता रहूंगा। जैसे आज हमारा डे 1 का कोर्स है, एक मिनट मैं इसको दूसरे नोटपैड में ओपन करता हूँ। और ड्यूरिंग द सेशन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई डाउट बनता है तो उसको वहीं पे क्लियर करना है। मेंटर को हायर करने का यही फायदा होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को एट टू एट टाइम वहीं ऑन द स्पॉट वो सॉल्यूशन आपको दे देता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आगे होगा नहीं। इस चीज को आप मेंटेन करके रखिएगा। ओके, VBA, सो दिस इज आवर डे 1 क्लास। देखिए, डे 1 में सबसे पहले मैं लेता हूँ इंट्रो। तो इंट्रो में मैं बस सिंपली आपको ये कहूंगा कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है वीबीए और एक होता है मैक्रो। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से यही है कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि वीबीए और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया अगर आप में से किसी को भी हो। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। और वीबीए? हाँ, काफी हद तक आपने बहुत सही बताया, काफी हद तक सही चले गए, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो प्रॉपर आंसर आना चाहिए वो नहीं है, बट काफी हद तक आप बहुत काफी हद तक सही पहुंच गए हैं। मैं सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो वीबीए इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? और जो मैक्रो है, मैक्रो इज अ प्रोग्रामिंग कोड। दोनों में फर्क है, आप देखिए, ये एक कोड होता है बना बनाया, ठीक है, जो अपने आप से रिकॉर्ड हो जाता है। बट ये एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोड बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वीबी की हेल्प से हम जैसा चाहे वैसा मैक्रो बना सकते हैं।
इसलिए हमें VBA की जरूरत होती है। इसके पीछे का क्या कारण है वो भी हम जानेंगे कि VBA की जरूरत क्यों है। क्यों नहीं हम मैक्रो को सीख के ही अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि जब आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं तो बैकएंड में जो कोड आपका क्रिएट होता है वो VBA से भी बनता है। तो हम VBA को क्यों सीख रहे हैं वो हमारा मेन टारगेट है, जो आज हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी कोडिंग को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल हमें ध्यान रखना है, VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो मैक्रो होता है वो एक प्रोग्रामिंग का बना हुआ कोड होता है। तो इससे ये पता लगता है कि VBA में हम जितने चाहें उतने मैक्रो खुद से बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों को यही है कि अगर आप कोई VBA का कोड रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रो के अंदर, तो मैक्रो से जो कोड आप रिकॉर्ड करते हैं बाद में अगर भविष्य में अगर आप लोगों को वो कोड एडिट करना पड़ा, तो आप उस कोड को एडिट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको वो कोड पढ़ना ना आ जाए। और कोड को पढ़ने के लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी और उस लैंग्वेज को बोलते हैं VBA। अगर आपको VBA लैंग्वेज आ गई तो इसका मतलब है आप उस मैक्रो के कोड को पढ़ भी सकते हैं जो पीछे क्रिएट होता है, और आप लोग उसके अंदर जरूरत पड़ने पर कोई चेंजेस चाहे करना तो कर भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका मेन एडवांटेज आपको बता देता हूँ कि बाय यूजिंग VBA यू कैन चेंज और मॉडिफाई योर ऑन क्रिएटेड मैक्रो। तो ये इसका मेन कारण है। इसके साथ साथ एक बड़ा कारण और भी होता है, वो ये होता है कि जब आप VBA में अपना कोड बनाते हैं तो VBA में कोड बनाने के पीछे एक ही कारण, दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि स्पीड एंड ऑटोमेशन। अगर आप अपने कोड को, अपने काम को स्पीड देना चाहते हैं और उसको ऑटोमेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको अपना कोड मैन्युअली बनाना पड़ेगा। आप हर कोड को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी जहां पर आप कोड को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी रीजन से नहीं कर सकते और वो काम का भी नहीं है। तो वहां पर आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा और कोडिंग लिखना पड़ेगा, जिससे आपके काम को स्पीड मिले एंड ऑटोमेशन मिले। तो ये दो मेन कारण है जिसके लिए आप लोग VBA सीख रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई आपसे पूछे कि व्हाई वी नीड अ VBA, तो आपको सिंपली बताना है कि विद द हेल्प ऑफ द VBA वी कैन इजीली मॉडिफाई आवर कोड एज वेल एज वी कैन प्रोवाइड द स्पीड एंड द ऑटोमेशन इन आवर टास्क। और डिफरेंस अगर कोई पूछे तो आपको यही बोलना है कि मैक्रो एक प्रोग्रामिंग का कोड होता है, लेकिन जो कोड जिस लैंग्वेज में बना होता है उसको हम VBA कहते हैं। चलिए एक बार मैं छोटा सा एक मैक्रो बना के उसके कोड में मॉडिफिकेशन करके आपको बताता हूँ कि VBA से होता क्या है। अब हम आते हैं अपने स्क्रीन पे, जहां पर आपको एक बेसिक सा छोटा सा कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग करूंगा और उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैक्रो पे कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको रिलेटिव करके करें। उससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपको किसी दूसरी शीट में जाके उस मैक्रो को रन करने की जरूरत पड़ी जहां पर वो डाटा किसी दूसरे सेल में होगा, तो भी वो आपको सेम फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करेगा। चलो देखते हैं कैसे। आपको जाना है यहाँ से डेवलपर टैब में। अगर आपको डेवलपर टैब यहाँ पर ना मिले तो आपके पास एक शॉर्टकट की होती है, वहां से जाके भी आप अपना मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना कोड बना सकते हैं। वो होती है Alt F11। वहां से आप सीधा VBA की कोडिंग विंडो पे चले जाएंगे और वहां पर कोड बना सकते हैं। मैं एक बार आपको बना के रन करके दिखा देता हूँ। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Alt F11। तो देखिए मैंने जैसे ही प्रेस किया मैं इस विंडो पे आ गया। यहाँ पर आप अपने कोड बना सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं तो दुनिया भर के कोड है। आप जैसा चाहे वैसा कोड आप अपना बना सकते हैं। और ये कोड देखिए, VBA पढ़ने से आप ये कोड समझ पाएंगे, लेकिन अभी देखिए हमारी समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होगा, जिसने थोड़ा बहुत VBA पढ़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत इसको समझ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से यही पूछूं कि ये क्या चीज होती है जो हम यहाँ बनाते हैं विद के साथ, तो आप में से किसी को थोड़ा बहुत आइडिया व्हाई वी यूज दिस विद? देखो जगह जगह पर विद लिखा हुआ है, देखो। तो ऐसा क्या कारण है ये जो विद लिखा हुआ है, और ये रेंज ऐसे कैसे काम कर रहा है? लाइक दिस में पैटर्न कलर इंडेक्स, ये क्या चीज है? तो ये लैंग्वेज आप सीखेंगे 8 घंटे के अंदर, आप ये सीख जाएंगे क्या होता है। चलिए मैं अभी बैक करता हूँ। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मैं यहाँ पर एक कोड लिखने वाला हूँ, उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। जो भी मैक्रो में यहाँ पर बनाऊंगा उसके लिए आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करना होगा, और मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ आपको चाहिए एक डेवलपर टैब। अगर आप पहली बार अपने एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो वो डेवलपर टैब यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, वो एक एड इन टूल होता है। तो आपको वो टैब ऑन करना होगा, और उस टैब को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। यहाँ देखिए फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से आपको जाना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे जब आप जाएंगे तो इस साइड में आपको टैब मिलेंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक डेवलपर टैब का चेकबॉक्स मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आपको इसे ओके करना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे और अपनी स्क्रीन की विंडो पे आएंगे तो यहाँ पर आपको डेवलपर टैब दिखने लगेगा।
अब यहाँ से आपको अपना मैक्रो रिकॉर्ड करना है। अपना पॉइंटर कहीं पर भी रखें डाटा सेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप अपना काम स्टार्ट करें यानी इस पे फॉर्मेटिंग करना चालू करें, उससे पहले अपने मैक्रो को रिकॉर्डिंग पे डाल दीजिएगा। आपको डेवलपर टैब पे जाके यहाँ पर ये मैक्रो के ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आपका कोड ऑटो जनरेट होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस करना है, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिएगा। ऑप्शन को ऑन करने के बाद अपने मैक्रो को रिकॉर्डिंग पे डालिए। यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको मैक्रो का नाम बताएगा। आप यहाँ पर जो चाहे मैक्रो का नाम दे सकते हैं, आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। मैक्रो का नाम देने का एक रूल होता है, एक कन्वेंशन होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप उसे समझना। जब भी आप किसी मैक्रो का नाम देंगे वो नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता। जब भी आप किसी मैक्रो को नाम देंगे उस मैक्रो के अंदर स्पेशल लेटर नहीं आते। अल्फाबेट नंबर को छोड़कर जो स्पेशल लेटर होते हैं वो आप उसमें यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो कभी भी मैक्रो का नाम ऐसे मत देना माई मैक्रो, यानी बीच में स्पेस डाल दिया आपने, लिख दिया माई मैक्रो, वो गलत हो जाएगा। नहीं, आपको मैक्रो का नाम ऐसे देना है 3 मैक्रो, 4 मैक्रो, यानी 4 राम 5 राम, ऐसे करके नहीं देना है। आप नंबर को बाद में यूज कर सकते हैं, बिगिनिंग में यूज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप जो भी मैक्रो बनाते हैं उसके शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जल्दी से आपका काम हो जाए, आपको मैक्रो को जाके रन करना ना पड़े। आप शॉर्टकट दबाएं और आपका मैक्रो रन हो जाए। शॉर्टकट की कैसे बनाना है, यहाँ पर आप पॉइंटर रखिए। कभी भी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ना बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक्सेल में कंट्रोल की जो कीज होती हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो A to Z पहले से फिल है। आपको मैं कभी आगे आने वाली वीडियो में एडवांस एक्सेल में बताऊंगा कि कंट्रोल A से कंट्रोल Z के सारे शॉर्टकट एक्सेल में किस तरीके से काम करते हैं। तो कभी भी कोई नया शॉर्टकट अगर आप बनाएं तो कंट्रोल के साथ ना बनाएं। आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑलरेडी वहां पर प्रेस है, आपको शिफ्ट के होल्ड करके, यानी शिफ्ट की को होल्ड करके कोई भी एक बटन दबाना है शॉर्टकट की बनाने के लिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया K, तो देखिए मेरा एक शॉर्टकट की बन चुका है कंट्रोल शिफ्ट प्लस K। आप में से किसी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, तो आप प्लीज एक जिसकी वजह से भी आ रहा है पीछे से, वो माइक को म्यूट कर लें। जब भी आपका सवाल हो तो आप माइक को ऑन कर लीजिएगा, या फिर मेरी आवाज ना सुनाई दे या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उस वक्त आप माइक को ऑन कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल शिफ्ट प्लस के। अब हमें इसे करना है ओके। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा। अब चलिए मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने इस पूरे डाटा सेट को यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको एक हेडिंग बनाना था, तो मैंने सबसे पहले इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने इसको थोड़ा मिडल कर दिया। मिडल करने के बाद इसको बोल्ड किया, साइज को थोड़ा यहाँ से इंक्रीज किया कुछ इस तरीके से, और इसके पीछे यहाँ से मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइक दिस वे। अब ये सेम काम मुझे नीचे करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया अगेन, इसको भी यहाँ से बोल्ड किया, और इसको भी हमने अलाइनमेंट मिडल कर दिया, और इसको सेंटर में कर दिया। इसके साथ साथ मैंने इसके चारों तरफ बॉर्डर भी लगाया। तो ये काम मैंने इसके साथ किया। अब सेम काम मुझे नीचे भी करना है। तो नीचे का डाटा मैंने पूरा सिलेक्ट किया, इसको भी हम सेंटर में करते हैं और बॉर्डर लगाते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू कर देते हैं। तो ये काम भी हमने कर दिया। अब सबसे लास्ट का काम, इसको सिलेक्ट किया मैंने, मर्ज किया, होल्ड किया, यहाँ से मिडल में किया, और ये जो लास्ट के दो डाटा हैं इनको भी सेम मैंने मिडल में डाल दिया। तो इतना काम मैंने इसके साथ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी काम आपने किया है एक मैक्रो में ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं अपने उस मैक्रो को स्टॉप करूंगा। डेवलपर टैब पे जाइए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए, मैक्रो आपका बंद हो जाएगा। मैक्रो के बंद होने के बाद देखिए, अब जो भी मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया है, अगर आपके पास इस तरह का डाटा कभी भी आता है, इस तरह का डाटा है, कैसा भी डाटा हो, अगर आपको फॉर्मेटिंग ऐसा करना है तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर शीट पे जाना है जहां पर भी ऐसा कोई डाटा आपको दिखाई दे, पॉइंटर को रखना है, कहीं पर भी रख दीजिए आप पॉइंटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिलेटिव रेफरेंस का काम करेगा। अब आपको अपना मैक्रो रन कर देना है। अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो वो दबा दीजिए कंट्रोल शिफ्ट की। जैसे आप उस शॉर्टकट की को दबाएंगे, अभी देखिए ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक मैक्रो बना हुआ था जिसकी वजह से इसको हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग। इनको हम बोलते हैं एरर। एरर दो तरह के होते हैं जो आते हैं हमारे पास, उसको भी हम हैंडल करना सीखेंगे, बट अब तो यहाँ पर एरर आ गया है जिसकी वजह से अभी काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो मैक्रो है उसको रिलीज कर देता हूँ। जितने मैक्रो इसमें बने हुए हैं, पहले के मैक्रो कुछ बने हुए हैं, उनको रिलीज कर देता हूँ। ये मैक्रो शीट सिल्क सेल का है, इसको एडिट करते हैं, और ये जो मैक्रो इसमें बना हुआ है इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब वापस अपने मैक्रो पर आते हैं जिसको मुझे रन करना है। मेरे पास ये मैक्रो है, ये मेरे पास डाटा है। अब हम जाएंगे अपने मैक्रो पे, जो मैक्रो आपने बनाया था वो सिलेक्ट कीजिए और रन कर दीजिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है एप्लीकेशन में, वेट करें जस्ट, मुझे देखने दे कहाँ पर प्रॉब्लम आया है। इट इज ओके।
ओके 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 गुड विद, ठीक है, कोड ठीक है हमारा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आया पुराना बना हुआ कोड जो हमारे पास था उसने प्रॉब्लम दिया है। आई एम अगेन ट्राइंग। एप्लीकेशन डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिफाइंड एरर एरर नंबर 1440। मैंने एक उस शीट पे मैक्रो बना दिया जिसमें पहले से बना हुआ था, वो ओवरराइड हो गया जिसकी वजह से हमें रन टाइम एरर आ रहा है जिसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। वेट करें, इसको ढूंढने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप इनटू। एक एक करके हम कोड को रन करके चेक करेंगे। डेवलपर टैब मैक्रो, एडिट कर लें इसको, पॉइंटर को यहाँ पर रखें और स्टेप इनटू पर क्लिक करें। अभी पता लग जाएगा एरर किस साइड पर है। यहीं पर एरर है आपका, ऑफसेट -1 -5 दिस वन। मैं इसका एक काम करता हूँ, वेट अ मिनट, दिस वर्क, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या चीजें होती हैं, आप धीरे धीरे बाद में सीख जाएंगे। इसका नाम है सेकंड वीक यानी शीट नंबर 2 डॉट सिलेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन फाइन फाइन, ऑफसेट 3 4, चलिए रेंज A1 to I1, A1 to I1, ठीक है, ट्राई करते हैं नाउ। कौन सी लाइन में एरर है, स्टेप इनटू, नहीं गया ये। मुझे इस मैक्रो को दोबारा से रिकॉर्ड करना होगा, लगता है शीट में कोई प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है जो भी हमने बनाया शॉर्टकट। तो बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये डाटा कॉपी कर लेता हूँ, छोटा सा कॉपी, क्लोज करो इसे। ये एक्चुअली हुआ क्या है कि ऑलरेडी इसमें बना हुआ था, वो उसमें जाके ओवरराइड हो गया जिसकी वजह से उसने एरर पिक कर लिया है। एक ही मैक्रो के ऊपर दूसरा मैक्रो नहीं बना सकते आप उसी शीट पे, ये वो प्रॉब्लम था। ठीक है, ट्राई तो करना है। इसमें जो मैक्रो बने हुए उनको डिलीट कर दीजिएगा, खाली है ये बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई मैक्रो नहीं है। अब देखिए इस पे क्या करता हूँ, मैं फिर से एक मैक्रो रिकॉर्डिंग पे डालता हूँ जल्दी से, और ऐसा करने से पहले मैं कुछ शीट तैयार कर लेता हूँ। कंट्रोल को होल्ड करके आप जितना चाहें उतना शीट बना सकते हैं। शीट के नाम को आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। मैं इसका नाम कर देता हूँ शीट 2, देन शीट 3, देन शीट 4। और इसमें जो ये शीट 4 का डाटा है इसकी लोकेशन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ से। तो इसकी लोकेशन मैं यहाँ पे करता हूँ और इसकी लोकेशन को भी थोड़ा चेंज करके किसी दूसरी साइड पे डाल देते हैं, लाइक दिस वे। ओके, अब यहाँ पर हम मैक्रो को रिकॉर्डिंग पे डालते हैं। डेवलपर टैब पे जाइए, मैक्रो ये रहा। रिकॉर्डिंग पे डालने से पहले रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना ना भूलें। अब अपना मैक्रो रिकॉर्डिंग पे डालिए, मैक्रो का नाम डाल दीजिए यहाँ पर। मैंने यहाँ पर मैक्रो का नाम ले लिया मैक्रो 1, बट मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसका नाम ले दिया माई मैक्रो, माई मैक्रो 1। एक शॉर्टकट की क्रिएट कर लेते हैं, शिफ्ट जेड कर देता हूँ। अब इसको ओके करते हैं। अब इसमें रिकॉर्डिंग डालता हूँ, छोटी सी रिकॉर्डिंग जल्दी से कर लेते हैं। होम पर गए, ये मैंने बोल्ड किया, साइज 20 कर दिया, और 20 ज़्यादा बड़ा हो गया है, अप्रोक्स 12 कर लेते हैं। और यहाँ इसको बड़ा करते हैं और इसकी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देते हैं। टोटल सेलेक्ट किया, एडजस्ट द कॉलम विड्थ, बीच का डाटा सेलेक्ट किया यहाँ तक। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने हल्का सा चेंज किया, बॉर्डर लगाया और इसको भी सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, चलो मैंने एक मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं इसको सबसे पहले स्टॉप करूंगा। डेवलपर टैब, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैक्रो आपका स्टॉप हो चुका है। अब आपको शीट 2 पे जाना है और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको मैक्रो रन करना है उसका शॉर्टकट की आपको पता ही था, आई थिंक हमने बनाया था कंट्रोल शिफ्ट और जेड। अभी भी एरर आ रहा है, क्या हो गया भाई इसको? आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है क्या दिक्कत आ गई है इसमें? मैक्रो तो ऐसे ही रन होता है। मेरा एक्सेल खराब हो गया, सिस्टम खराब हो गया, क्या हो गया इसका एरर? पहला ही दिन और पहले दिन ही प्रॉब्लम दे रहा है। आप में से किसी को लग रहा है क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैक्रो तो ऐसे ही बनता है, आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। नो प्रॉब्लम इज दिस। कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या हो सकता है इसके पीछे? दो ही कारण हो सकते हैं। मैक्रो
जो डेवलपमेंट टूल है वो मेरा काम नहीं कर रहा हो, या तो जो ये डेवलपर टूल होता है ये भी इंस्टॉल होता है, हो सकता है ये काम नहीं कर रहा है, तो इसमें फिर तो कोई मैक्रो रन ही नहीं होगा जब भी मैं बनाऊंगा। तो ये तो बहुत बड़ा भयंकर काम हो जाएगा आज का। ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बट वीबी का कोड मैं एक चलाकर रन करके देख लेता हूँ, उससे अगर काम बन जाए तो। मैक्रो में आपको इसका दोबारा से डेवलपर टूल भी इंस्टॉल होता है, याद रखिए। ये जो डेवलपर टूल आपको दिख रहा है ये दोबारा भी इंस्टॉल आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये एड इन टूल होता है, ये बाद में अगेन इंस्टॉल किया जा सकता है। तो हम इसको दोबारा से इंस्टॉल करके मैं आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक मैक्रो बनाकर चलाकर देख लेता हूँ कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक छोटा सा कोड बनाकर मैं रन कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ये कोडिंग वगैरह तो मैं आपको बता ही दूंगा कैसे, बट मैं एक तसल्ली के लिए कोड छोटा बना रहा हूँ कि मैक वीबीए रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैक्रो तो रन नहीं हो रहा मेरी शीट पे, बट वीबीए को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके, वीबीए मेरा रन हो रहा है। चलो मैं वीबीए स्टार्ट कर रहा हूँ। मैक्रो तो मेरे में नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन मैक्रो का मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। लेकिन मैं कभी भी जब मेरा ये वीबीए डेवलपर टैब दोबारा इंस्टॉल होगा, जब मैं इसे करूंगा तो मैं आपको मैक्रो रन करके जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको मैक्रो की वीबीए की कोडिंग बता देता हूँ। देखिए देखिए, जब भी आप वीबीए पे कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो वीबीए पे कोडिंग करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वीबीए में कोडिंग हमेशा मॉड्यूल टैग के अंदर होती है। मॉड्यूल के अंदर होती है कोडिंग, ठीक है। जब भी आपको वीबीए पे कोडिंग करना है तो हमेशा कहाँ पे करना है, मॉड्यूल के अंदर करनी है। तो मॉड्यूल में जब भी आप कोडिंग करेंगे तो कोडिंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो तरीका होता है कि उसका बनता है सब प्रोसीजर। पीछे से एक बार माइक बंद करें अपना, किसी का स्टार्ट है, डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है, प्लीज माइक बंद करें एक बार। अरुण कुमार, जुगल गुप्ता जी, अपना एक बार माइक बंद कर लें आप। कि नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ माइक का ऑप्शन होगा, देखो नीचे की तरफ आएंगे, मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो वहां पर देखो ये माइक का ऑप्शन होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये बंद हो जाता है, देखो जैसे मैंने अभी बंद, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप उसको ऑन करें और फिर आप मेरे से कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। अभी जो हमारा मैक्रो रन नहीं हुआ उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। मैं उस डेवलपर टैब को दोबारा से इंस्टॉल करूंगा, फिर वो चल जाएगा मैक्रो। इसका मतलब है मेरी शीट में अभी कोई भी मैक्रो रन नहीं हो सकता, उसमें प्रॉब्लम हो गया है, टेक्निकली प्रॉब्लम आ चुका है। बट हाँ, वीबीए का कोड हमारे इस शीट में चल रहा है, तो मैं आपको वीबीए की कोडिंग पर ले जाता हूँ कि वीबीए की कोडिंग आप लोगों को कैसे करनी है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप वीबीए का कोई भी कोड अपने लिए बनाएंगे तो हमेशा वो मॉड्यूल के अंदर बनाना है। मॉड्यूल के अंदर कैसे बनाएंगे वहां पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हमेशा वीबीए का कोड किसके अंदर बनाना है, आपको मॉड्यूल के अंदर बनाना है। मॉड्यूल में जब भी आप कोड बनाएंगे तो दो तरीके से बनता है। एक बनता है सब प्रोसीजर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सब मैक्रो, यानी इसका जो अल्टरनेट नेम होता है वो होता है सब मैक्रो। और दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग फंक्शन। तो दोनों तरीकों से आप अपने कोड बना सकते हैं। इन दोनों कोड की सिमिलैरिटी क्या है, दोनों कोड की सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों को आप रीयूज कर सकते हैं। कोई भी कोड अगर आपने मैक्रो में बनाया है तो आप उस कोड को जरूरत पड़ने पर जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, यानी ये रीयूजेबल है। फंक्शन भी जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं, आप एक बार कोई फंक्शन बनाते हैं उसको बार बार कभी भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों चीजें रीयूजेबल है। तो ये दोनों क्या हो गई, आपकी सिमिलैरिटी हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी इन दोनों में ये होती है कि इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी इसमें काफी बड़ा कोड आप लिख सकते हैं, काफी सारी स्टेटमेंट एक ब्लॉक के रूप में डाल के आप लिख सकते हैं और उन सभी स्टेटमेंट को एक साथ रन करवा सकते हैं। तो ये क्रिएट करके देते हैं आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट। ऐसा ही सेम फंक्शन भी करता है, तो अभी तक तो मैं आपको सिमिलरिटी बता रहा हूँ, सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब बात करते हैं मेन रीजन की, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देख लीजिए क्या है इन दोनों में, यहाँ पर हाईलाइट करके लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी आप कभी प्रोसीजर पे काम करते हैं तो वो आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। वो एक इवेंट की तरह काम करता है। मैक्रो हमेशा किसकी तरह काम करेगा, एक इवेंट की तरह काम करेगा। ये इवेंट की तरह कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको सिंपली याद रखना है कि मैक्रो यानी जो सब आप बनाते हो, मैक्रो सब विल नॉट रिटर्न any value, they will basically used as a event programming, basically used for
इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है वो एक बार देखिए। एक्सेल की शीट पर आते हैं हम वापस। अब यहाँ पर आप एब्ज आउट करना कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक डाटा है, ये डाटा है और मैं इस डाटा का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इसका कलर चेंज करने के लिए मैं कोई फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जैसे हम फंक्शन यूज करते हैं लाइक दिस वे। तो मैं कोई फंक्शन यूज नहीं करने वाला हूँ, मेरे को एक इवेंट की जरूरत है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा बटन हो, उसको क्लिक करते ही एक इवेंट फायर हो और इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए हमारे पास पूरा एक्सेल जो विंडो रहता है, पूरा जो इसका कोडिंग होता है पीछे बैकग्राउंड में, वो VBA में बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज करने का देखो ये रहा इवेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो इसके ऊपर जो कोड लगे हैं वो सारे मैक्रो हैं। तो ये सब मैक्रो के थ्रू बनाए गए हैं। और जब आप अपने एक्सेल की शीट पे आके इन सबको ऐड करते हो, ऐड करने से क्या होता है, वो इन सभी वैल्यू को आपको ऐड करके यहीं पे रिटर्न करके देता है। देखो ध्यान से, मैंने इनको ऐड किया और इन सभी डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो वो क्या करेगा, यहीं पर मुझे एक आंसर रिटर्न करके देगा। तो ये क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, याद रखना। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो हमें यहाँ पर याद रखने के लिए दिमाग में थोड़ा बैठाना होगा कि मैक्रो जब आप बनाते हैं, सब मैक्रो वो हमेशा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की तरह कॉल होता है। यानी वो किसी इवेंट पर कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि बटन के ऊपर कनेक्ट कर दो आप, किसी डैशबोर्ड के ऊपर आप कनेक्ट कर दो, तो वहां पर हम बनाते हैं सब मैक्रो। लेकिन फंक्शन हमेशा यूज किया जाता है अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है एक पर्टिकुलर सेल में। जैसे हमने सम निकाला, उसको मल्टीपल रिकॉर्ड हमने प्रोवाइड किए और उसने क्या करा, उसी सेल के अंदर मुझे इसका जो आंसर था वो रिटर्न करा दिया, यानी प्रिंट करा दिया। तब हम उस केस में बनाते हैं हमेशा फंक्शन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फंक्शन बेसिकली यूज फॉर रिटर्निंग अ वैल्यू। तो ये भी अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप VBA पे कोड करेंगे तो वहां पर हमेशा मैक्रो बनते हैं, याद रखना, हमेशा क्या बनते हैं, मैक्रो बनते हैं। बट फंक्शन भी हम लोग बना सकते हैं अपने काम को बहुत आसान करने के लिए। जैसा आज तक अभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि आपके पास टेक्स्ट वैल्यू और नंबर हो, अगर मैं उसमें से चाहता हूँ नंबर अलग हो जाए, टेक्स्ट अलग हो जाए, तो ऐसा कोई फंक्शन बना हुआ नहीं है एक्सेल में। लेकिन आप चाहे बनाना तो बना सकते हैं अगर आपको VBA आता है तो। ऐसा भी कोई फंक्शन अभी भी हमारे पास एक्सेल में नहीं है, कोई मैं नंबर डालूं और वो मुझे बता दे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। ऐसा भी फंक्शन आप चाहें तो बना सकते हैं। ऐसा भी कोई मैक्रो हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास 10 शीट है, 10 शीट में अलग अलग डाटा है और उन सभी 10 शीट के डाटा को मैं एक शीट के अंदर कंसोलिडेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उन सभी 10 की 10 शीट का डाटा मेरे पास एक ही शीट में कॉपी होके आ जाए, ऐसा भी कोई मैक्रो हमारे पास नहीं है। ऐसा भी कोई इवेंट हमारे पास एक्सेल की शीट में नहीं है, बटन नहीं है, मैं बटन दबाऊं और ऐसा काम हो जाए। लेकिन अगर आपको VBA आता है तो ये काम भी आप कर सकते हो अपने काम को ऑटोमेशन और स्पीड प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी तक हमने सिर्फ नीड को देखा है, अभी तक हमने सिर्फ जरूरत को समझा है कि VBA की जरूरत क्या है, VBA का कोड आपको कहाँ करना है, मॉड्यूल के अंदर करना है। कोड हमेशा दो प्रोसेस के अंदर किया जाता है, या तो आप उसका मैक्रो बना के कोड करते हैं या फिर आप उसका फंक्शन बना के कोड करते हैं। अब सबसे पहले हम मैक्रो सीखेंगे कि मैक्रो बनता कैसे है, ठीक है, कोडिंग के थ्रू सीखेंगे कि कोडिंग में कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहला स्टेप, how to write your first code in macro. How to write your first macro code in VBA. तो चलो देखते हैं कैसे बनाना है। आपको जाना है डेवलपर टैब पे, विजुअल बेसिक विंडो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंसर्ट। इंसर्ट पे जाइए, यहाँ से आपको क्लिक करना है मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर आपको अपने कोड बनाने होते हैं। मॉड्यूल पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी और जो भी मॉड्यूल आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में बना रखे होंगे वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। आप जितनी भी एक्सेल की विंडो खोलते हैं वो सभी एक्सेल की विंडो यहाँ पर शो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो एक्सेल की विंडो आपने खोल रखी है उसका नाम है बुक 1। तो ये VBA प्रोजेक्ट बुक 1 करके आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। उसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 मॉड्यूल लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 मॉड्यूल ओपन है जिसके अंदर आप अपने VBA के कोड लिख सकते हैं। 3 मॉड्यूल यहाँ पर पहले से क्रिएटेड है, यानी हमने ऑन किए हैं, मैंने ऑन किए हैं तब ये यहाँ पर आए हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर शीट दिखाई देंगे, शीट 1 2 3 4 5। ये जो नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी उन शीट्स के नाम है जो आपके पास इस बुक 1 में अवेलेबल है यहाँ पर। अब देखिए मैं किसी शीट का नाम यहाँ पर चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका नाम चेंज करके यहाँ कर दिया जैन। तो इस शीट का नाम चेंज होता हुआ वहां पर आपको दिखाई देगा। देखो ये दिख रहा है आपको जैन। इसका जो रियल शीट था वो था शीट 2, लेकिन आपने इसको रीनेम करके जैन किया है। और ये दिस वर्कबुक आपकी कंप्लीट वर्कबुक है, ये कंप्लीट वर्कबुक जिसके अंदर आप अपना कोड लिखने वाले होते हैं।
तो यहाँ पर आई थिंक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास शीट 1 ये रही, इनके ऊपर अगर आपको कोड करना है डायरेक्ट तो इन शीट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से कोड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अलग से कोई अपना कोड बनाना है और उस कोड को किसी पर्टिकुलर जगह पर यूज करना है तो आप अपना कोड हमेशा किसके अंदर लिखेंगे, मॉड्यूल के अंदर लिखेंगे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ मॉड्यूल है, मैं इनमें से किसी एक मॉड्यूल को सिलेक्ट करके उसके अंदर कोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया मॉड्यूल 3। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक कोड। कोड कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस वे। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आपने लिखना है सबसे पहले सब, उसके बाद यहाँ पर आप अपने मैक्रो का एक नाम देंगे, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं अपना फर्स्ट कोड बना रहा हूं तो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट कोड। अब मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले मैसेज प्रिंट करना सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। VBA जो होता है वो ऑब्जेक्ट बेस होता है, इसका मतलब इसमें जो भी काम आप करेंगे पहले से बने हुए फंक्शंस, पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट आपको दे दिए जाएंगे, आपको सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को कहीं पर नोट करके रख लेना है या फिर उन्हें याद रख लेना है, उनके नोट्स बना लेना है कि किसको कॉल करने से क्या काम होता है। सारा काम इसमें ऑब्जेक्ट के बेस पर होता है, यानी हमें अपने आप से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, इसमें अपने आप से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ऑलरेडी बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं। हमें सिर्फ प्लग एंड प्ले का काम करना है, प्लग निकालना है, प्लग लगाना है, किसी बोर्ड में करंट आ रहा है वहां डालना है, तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मिल जाती है। सेम इसी तरीके से इसमें बने हुए ऑब्जेक्ट है, आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। अगर मुझे कभी मैसेज प्रिंट करना है अपनी एक्सेल की विंडो पे तो मैं एक ऑब्जेक्ट यूज करूंगा मैसेज बॉक्स, और यहाँ पर आप कोई भी मैसेज अपना दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माई फर्स्ट मैक्रो कोडिंग, और इसको यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरा पहला मैक्रो कोड तैयार हो चुका है। अब इसे रन करने का तरीका क्या होता है वो भी देख लीजिए। जब भी आप किसी मैक्रो को रन करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन का बटन दिखाई देता है, और इसको रन करने का एक शॉर्टकट की होता है F5। तो यहीं पर कोड पे रहते रहते ही अगर आप इसे रन करना चाहते हैं कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए F5। जैसे आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे आपका ये जो मैक्रो है ये रन हो जाएगा और आपको वो मैसेज दिखाई देगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको रन करने के। चलिए अब अगर आप एक्सेल की विंडो पे यहाँ पर है और यहाँ से आप अपने उस मैक्रो को रन करना चाहते हैं, दो तरीके हैं। एक है इवेंट का यूज करके आप यहाँ पर एक इवेंट बना लें जिसके क्लिक करने पर वो कॉल हो जाएगा, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है आप डेवलपर टैब पर जाए, अपने बने हुए मैक्रो को यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो मैक्रो आपने बनाया था उसको यहाँ पर क्लिक करके रन कर दें। तो जैसे आप ये करेंगे आपका वो मैक्रो रन हो जाएगा। अब चलिए इवेंट पर कैसे कॉल होते हैं वो भी देख लीजिए। उसके लिए आपको डेवलपर टैब पे जाना है, यहाँ पर आपको मिलेंगे कंट्रोल्स, देखिए ये रहे कंट्रोल्स। तो मैं यहाँ पर एक बटन कंट्रोल का यूज करूंगा और उस बटन के ऊपर उस मैसेज को प्रिंट करवाऊंगा। तो उसको कनेक्ट करेंगे हम बटन के ऊपर, तो बटन आपको कंट्रोल्स में यहाँ इंसर्ट में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो पहला आपको बटन ऑप्शन दिख रहा है ये बटन है, आप इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आप अपना बटन बनाना चाहते हैं वो एरिया ऐसे सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप अपना माउस रिलीज करेंगे यानी इसको छोड़ेंगे तुरंत वो आपको इस पर मैक्रो अटैच करने के लिए कहेगा। देखिए कह रहा है वो आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मैक्रो उसको बताना है कि मुझे इस बटन पे ये मैक्रो अटैच करना है। अब आप ओके करेंगे, आपके उस बटन पर वो मैक्रो अटैच हो जाएगा। अगर आप इस बटन पर लिखे हुए टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उस टेक्स्ट को बदल दें और जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर अपने बटन पर लिख दें। और बटन पर लिखने के बाद अब ये प्रॉपर्ली काम करेगा इवेंट की तरह। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वो मैक्रो यहाँ पर रन हो जाएगा। ये देखिए। अब एक बार कंफर्म करें कि ये यहाँ तक क्लियर है, आपको यहाँ तक का कोड क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है हमारा। मैसेज भी टाइप कर सकते हैं या फिर माइक ऑन करके आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं। अरुण जी एंड दिवाकर जी, ओके वेरी नाइस। अब चलिए हम डाटा शीट के ऊपर सेल रेफरेंसिंग एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग सीखते हैं। एक बार मैं कोर्स कंटेंट भी आपके पास ले चलता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ तक हमने करा है, देखिए यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम कोर्स वाइज चलेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। 8 घंटे के सेशन में ही कंप्लीट होगा। कोई भी क्लास प्लीज स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको सब आ जाएगा, उस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। अब थोड़ा रेफरेंसिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रेफरेंस पे काम करना है आपको। चलिए हम वापस अपने मैक्रो की शीट पर आते हैं। तो मैं वापस मैक्रो की शीट पर आ गया। अब मैं रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कैसे करने वाला हूँ, यहाँ देखिए। ये मैं एक शीट पर हूँ जिसका नाम है शीट 5, दिस वन, और इस शीट पर मैं एक रेफरेंस यूज करूंगा। रेफरेंस मतलब मुझे इस एक्सेल शीट में किसी भी सेल को कंट्रोल करना है VBA की मदद से, ताकि मैं किसी भी सेल में जाके कुछ लिख सकूं, तो वो मुझे VBA के कोड से लिखना है। तो इस काम को हम कैसे पूरा करेंगे, वापस आपको डेवलपर टैब पे जाना है और यहाँ से आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप अपना एक मैक्रो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सब और यहाँ लिख दिया हमने सेल रेफरेंस।
आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं जस्ट हिंट के रूप में इसको नाम दे रहा हूँ, जस्ट लाइक अ सेल रेफरेंस। ये मैंने एक मैक्रो बना लिया है। अब जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एंड सब करके बंद हो जाता है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है कि मुझे कब बंद करना है। और एक दूसरी बात, इसके जो लेटर होते हैं वो अपने आप केस सेंसिटिव होते हैं, तो अपने आप वो उनको छोटा बड़ा कर देता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसका लेटर बड़ा है किसका छोटा है, वो अपने आप कर देता है, बट आपको स्पेलिंग ठीक लिखना है। अगर आप स्पेलिंग ही गलत लिखेंगे तो वो उसको छोटा बड़ा नहीं करेगा। स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब चलिए मैं इसको कोडिंग में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ कैसे करना होता है। दोनों सीट में साइड टू साइड खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोड करूंगा और आप जहां पर भी उसका रेफरेंस यहाँ से देंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस वर्कबुक पे काम करना है, इसको हम बोलते हैं वर्कबुक, जो आपकी कंप्लीटली खुली हुई है बुक 1, इसको हम कहते हैं वर्कबुक। तो मुझे इस वर्कबुक को कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे आप। तो यहाँ आप लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट। जैसे आप डॉट लगाएंगे उसके बाद आप देखेंगे इस वर्कबुक में कितनी सारी शीट्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है। आपको किसी एक शीट को टारगेट करना है, तो मुझे शीट 5 को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शीट्स। ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप यहाँ पर शीट्स लिखेंगे तो शीट्स लिखने के बाद आपको यहाँ पर उसका नाम बताना पड़ता है। तो आप किस शीट पर काम कर रहे हैं उसका नाम बताएंगे। अगर आप नाम नहीं बता सकते तो इंडेक्स बताइए। जैसे ये होता है फर्स्ट यानी पहली शीट, ये है आपकी दूसरी शीट, ये है आपकी तीसरी शीट, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तीसरी शीट को टारगेट करेगा। लेकिन मान लीजिए आपको शीट का नाम पता है, उसकी पोजीशन नहीं पता है कि वो किस पोजीशन पर है, तो आप प्रॉपर शीट का नाम यहाँ पर लिखें। तो मैं उस शीट का प्रॉपर नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, शीट 5 ऐसे। उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर सेल को टारगेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इस सेल को टारगेट करना चाहता हूं जिसका नाम है सी। सबसे पहले देखिएगा जब आप इसको टारगेट करते हैं तो उसको पढ़ना कैसे होता है। जैसे मुझे इस सेल को टारगेट करना है तो सबसे पहले आप इसकी रो को पढ़ेंगे फिर कॉलम को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी सेल के नाम को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे इस सेल का नाम है B2, तो इसमें आप पहले कॉलम को पढ़ते हैं फिर रो को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते वक्त जैसे मुझे इस सेल को टारगेट करना है तो पहले आप रो का नंबर बताएंगे, रो का नंबर है 3, फिर आप कॉलम का नंबर बताएंगे, कॉलम का नंबर है 2, तो वो इस सेल को टारगेट करेगा। तो ये टारगेट कैसे करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स रो नंबर कॉलम नंबर। ध्यान से देखिए रो नंबर कॉलम नंबर, आप ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से डॉट लगाइए। अब हम उस सेल तक जा चुके हैं जिस सेल में आपको ये डाटा लिखना था, यानी वहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जाकर आप क्या करना चाहते हैं। हम इसके अंदर एक्चुअली वैल्यू देना चाहते हैं, हम इसके अंदर एक्चुअली कुछ लिखना चाहते हैं। जो भी डाटा हम इसमें लिखेंगे हम चाहते हैं कि वो डाटा यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ से कोडिंग के थ्रू वो डाटा यहाँ पर हमें पहुंचाना है। तो उस डाटा को यहाँ पर पहुंचाने के लिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है जिसका नाम होता है वैल्यू। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू और इक्वल टू करके आप उसको वो वैल्यू दे दीजिए। तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू में लिख देते हैं रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, लाइक दिस वे। आपका पहला कोड बनकर तैयार हो चुका है। तो ये आपने पहला कोड अपना बना लिया है। मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट कोड, दिस वर्कबुक शीट, शीट का नाम, सेल रेफरेंसिंग दिया, वैल्यू डाला, रक्षाबंधन लिखा। अब एक बार मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। आप चाहे तो बटन पर क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसे रन कर रहा हूँ। ये एग्जीक्यूशन का बटन दबाया, आपका सेल कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पे आपके सेल को ले जाएगा। ये देखिए वो उसी पोजीशन पे आपके सेल को ले गया और वहां पर उसने लिख दिया है आपका नाम, जो भी आपने लिखना चाहा था, रक्षाबंधन। तो ये होता है सेल को यूज करने का तरीका। अब मैं आपको रेंज रेफरेंस देना बताता हूँ कि रेंज कैसे देते हैं। देखिए सेल और रेंज में फर्क होता है। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर एक सेल को टारगेट करना है, उसी एक सेल में वैल्यू आपको लिखनी है, तो ये तरीका बेहतर है। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा सेल्स को टारगेट करना है और उसमें कुछ लिखना है तो उसके लिए रेंज बेहतर होता है, सेल बेहतर नहीं होता। वहां पर आपका सेल का तरीका काम नहीं आएगा, वहां पर आपको रेंज का यूज करना पड़ेगा। अब रेंज रेफरेंस कैसे देते हैं वो भी देख लीजिए। उसके लिए मैं एक मैक्रो और बनाऊंगा, तो मैं अलग से कोई मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर रहा हूं। अब मैं यहीं पर एक मैक्रो बना देता हूं। उसके लिए आप लिखिए सब और यहाँ लिख दीजिए रेंज रेफरेंस। ये दूसरा कोड आपका रेंज पे कैसे काम करना है। अब वापस से वहीं उसी शीट को आप टारगेट करेंगे, तो यहाँ पर आपने लिखना है सबसे पहले वर्कबुक को टारगेट करना है, दिस वर्कबुक डॉट शीट। जिस शीट को भी टारगेट आप करना चाहते हैं, तो मैं 5 नंबर शीट लिखता हूँ, शीट 5। अब मैं इंडेक्स का भी यूज कर सकता हूँ, जैसे अगर वो तीसरे नंबर की शीट है तो 3 लिख दीजिए, ये भी काम करता है। उसके बाद आप रेंज दे दीजिए। तो रेंज देखिए मुझे क्या देना है, मुझे रेंज देना है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसका नंबर क्या हुआ, A4 से लेकर B9 तक का रेंज हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा A4 से लेकर B9 तक का रेंज ऐसे। और उसके बाद आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं अपना
VBA क्लास। अब हमारे पास ये कोड भी बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इस कोड को भी मैं रन करके आपको दिखाता हूँ ये कोड कैसे काम करेगा। पॉइंटर को उस कोड पर ले जाएं जिसको आप रन करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा पॉइंटर यहाँ पर रखा हुआ है और मैं ये बटन अगर प्रेस करूंगा तो ये इस वाले कोड को रन करेगा। देखो ये इस वाले कोड को रन कर रहा है। देखो डाटा आ रहा है। अगर मैं डिलीट करता हूँ और पॉइंटर को यहाँ रख के रन करता हूँ तो ये इसको रन करता है। गॉट इट। अगर मान लीजिए मैं अपना पॉइंटर यहाँ इस मैक्रो पर रखूंगा और अब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, रन वाले बटन को, या फिर शॉर्टकट की आपके पास है F5, उसको भी आप रन कर सकते हैं, तो वो इस वाले कोड को रन करेगा, रेंज वाले को, जिसके अंदर आपने प्रॉपरली लिखा हुआ है कि रेंज A4 से B9 तक का डाटा जहां पर भी रेंज हो वहां पर VBA क्लास आ जाए। देखिए आप देख सकते हैं A4 से B9 तक का जितना भी डाटा था वहां पर जो है आपका जो नाम है वो वहां पर आ चुका है। अब मैं एक बार कंफर्मेशन चाहूंगा, रेंज और सेल दोनों पे काम कर लेंगे क्या आप लोग? आई एम कमिंग बैक टू योर स्क्रीन। रेंज पे कैसे काम करना है, सेल पे कैसे काम करना है, रेफरेंस कैसे पिक करना है, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ओके, हाँ बिल्कुल पूछिए सर। लाइक नंबर। ओके, you have, yeah, you can do this separately, you can do this separately, one by one. Let us suppose I think I can observe what are you saying, that you are saying that in this cell you want to write your name but in this cell you want to write your age. Okay, so how to do this task on a single button? If I click on a button it will be done automatically. So how you can do this task? Okay, so it is very easy. Again, how you can do this task, simply again create a new macro like this one, sub, and then I am giving the name of this macro task, name and age. So how you can do this? Let us suppose I want to I am having a new sheet 1, like this way, and here I am having the column, table column, like an age, like an name, and so on, any other things. So I want to write the name at here and I want to write the age at here. So how we can do this task? Simply just put the pointer onto your macro and target this cell. So how to target this cell? I am now giving you the shortcut way. You can also target this cell by using this format. So I want to target the B3. So you can simply write down at here B3. Then I want to enter the value inside this cell. Which value I want to enter? The name of my employee. Let us suppose the name of my employee is Manoj. So I will have to write down at here Manoj. Now I am again targeting my this cell and the name of this cell is B3. Sorry, B3. But the name of this cell is A3. So I will put at here A3, and at the bottom of this statement I will have to write down at here B3 and putting down the value, and the value that I will have to put at here age. And so let's suppose I am giving the name age is 31. So my code has been completed. So how to execute this code? Step by step I want to execute this code. Press F8 from the keyboard, putting the pointer onto your code, and then press F8 so that you can execute this code step by step and you can see how this code is working in front of you. So I am pressing F8 key. So simply just press F8, so it will just execute the code line by line. So this one, and now it will go to this one. After executing the statement, just watch onto the screen what will happen. So it will put the name. You can see after executing this statement it will putting the name inside the column A3. Okay, so again if I pressing the F8 key it will putting the value 31 and so on. Now any other question? Hmm. 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 आपके कहने का मतलब है कि अगर इसमें अगली कोई एंट्री करनी है तो ऐसे कोड लिखना पड़ेगा क्या? जैसे जैसे मनोज लिखा, अगर मान लीजिए मैं अगली कोई एंट्री करता हूँ सुमित की, हाँ तो उसके लिए क्या कोड ऐसे लिखना पड़ेगा, यही ना? हाँ
हाँ वो हो जाएगा, डोंट वरी। नाम एरेज तो वो अभी हमने ना सिर्फ, अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, अभी मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस सिखाया है। रेफरेंस में आप ये सीख जाएंगे कि सेल के किसी भी हिस्से को कैसे टारगेट करते हैं। आप एक्सेल के अंदर किसी भी शीट के अंदर जाके, किसी भी सेल के अंदर जाके कैसे कुछ लिख सकते हैं। तो अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ देखिए, कोर्स कंटेंट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको सब समझ में आएगा। देखो अभी रेफरेंसिंग सिखाऊंगा, फिर कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगा, देखो कलर भी आ रहे हैं, डोंट वरी। ओरिएंटेशन, इंसर्ट, डिलीट सब आएगा, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर हैं, तो ये लाजमी सी बात है, जब कोई स्टूडेंट सीख रहा होता है तो उसके माइंड में क्वेश्चन होता है कि कलर देना पड़ गया तो, क्योंकि अभी तो नाम दे रहे हैं ना, कल को हमें बोल्ड करना पड़ गया, कलर देना पड़ गया, मिडल में लिखना पड़ गया, डोंट वरी। जब आप ये सब चीजें सीख जाएंगे तो एक साथ कर पाएंगे काम। तो अभी डायरेक्ट उस चीज को यहाँ बताना, ये कोर्स का वो हो जाएगा, ब्रेक द रूल। तो कोर्स फिर आड़ा तिरछा हो जाएगा। तो हम चलेंगे वहां पर स्टेप बाय स्टेप। तो अभी रेफरेंस पे काम कर रहे हैं, तो रेफरेंस में कोई डाउट आता है कि आपको कोई सवाल आता है कि सर अभी मैंने एक वैल्यू लिख दी इस वाली शीट पे, अब मुझे एक वैल्यू दूसरी शीट पे लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, इस तरह का सवाल जायज है। समझ रहे हो ना बात। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कोड बनाता हूं और ये कोड इसी शीट पे डाटा लिख रहा है मेरा। अब आप में से किसी स्टूडेंट का कोड होता कि सर ये ऐसा बताइए, मेरे को एक डाटा यहाँ लिखना है और एक डाटा दूसरी शीट पे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन आता, लाइक हाँ आप लोग रेफरेंस में से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये एक वैलिड है। अब मैं बता सकता हूँ इसका आंसर। लेकिन कलर वाला तो मैं अभी तो यही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा अभी थोड़ा टाइम आए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाउ, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ भी टॉपिक में स्किप नहीं करूंगा और 8 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए। हाँ जी जुगल जी, अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ तक सब क्लियर है आपको। एक मिनट में, ओके वेरी नाइस। तो आई थिंक जुगल जी आप तो सिर्फ हमारे वीबीए के कोर्स में है, एडवांस एक्सेल के कोर्स में नहीं है। तो दिवाकर सर हमारे एडवांस एक्सेल के कोर्स में भी हैं, तो मैं अभी दिवाकर सर को यही कहना चाहूंगा कि आज तो मुश्किल है एडवांस एक्सेल का कोर्स लेना, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से मेरे को भी कॉल आ रहा है, मेरे ससुराल में मुझे जाना है, वहां पर बार बार कॉल आ रहा है। तो वो आज नहीं हो पाएगा, बट हम नेक्स्ट संडे को मेंटेन करेंगे, क्योंकि इन 2 संडों में प्रॉब्लम ये हो गया कि त्योहार आ गए हैं, 15 अगस्त पड़ गया और एक रक्षाबंधन पड़ गया, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से अगला वाला पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, अपने डाटा को रेफरेंस दे सकते हैं। एक और तरीका होता है, वो भी देख लीजिए जरा। मैंने एक और मैक्रो बनाया, सब करा और यहाँ पे टास्क लिख दिया, ये सेम नेम और एज वाला। अब मैं यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी सेल में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उसका एक तरीका और भी होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सेल्स और मैंने यहाँ पर डाल दिया 3,4, यानी थर्ड रो चौथा कॉलम, ये इसका मतलब हो गया। और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहा, समथिंग लाइक बीबीए। और अब चेक करते हैं ये क्या कहता है। पॉइंटर को इस सेल पर रखना है और इसको रन कर देना है। जैसे आप इसे रन करते हैं, ओके इसका नाम गड़बड़ हो गया, नाम देख लो एक बार, ये सेम हो गया, देखो ये रहा नाम और ये रहा नाम। तो आप मैक्रो का नाम थोड़ा डिफरेंट रख दें, तो मैं इसका नाम हटा के टास्क ही रख देता हूँ, टास्क 2 कर देता हूँ इसका नाम, और फिर से इसको रन कर देते हैं। जैसे आप इसे रन करेंगे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट चल रहा है, डायरेक्ट, आपको ये देने की जरूरत ही नहीं थी, ये डायरेक्ट चल रहा है। आप में से मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्यों है, डायरेक्ट क्यों चल रहा है। मैंने तो कोई शीट का नाम, इंडेक्स नंबर कुछ नहीं दिया, बट फिर भी वो डायरेक्ट चल रहा है, ऐसा क्यों, रीजन बता सकता है कोई, एनीबडी। कोई फोर्स नहीं है, अगर आपके पास है आइडिया तो आप आइडिया पुट कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताकि मैं आपको ऑब्जर्व कर पाऊं कि कितना बेहतर आप जा सकते हैं। कुछ इंप्लीमेंटेशन होगा तो बताऊं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो कोई दिस वर्कबुक नहीं लिखा, ना मैंने शीट्स लिखा, ना शीट का नाम बताया, फिर भी वो इस सेल को टारगेट कर रहा है, इस शीट में डाटा लिख रहा है मेरा, हाउ, नो आइडिया। नहीं नहीं, ऊपर के कोड से हमारे इस कोड का कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं ऊपर के सभी कोड डिलीट भी कर देता हूं तो भी ये काम करेगा। ऊपर के कोड से ये पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है, उसको तो आप कनेक्ट ना करें, कोई भी कनेक्ट ना करे, कोई मतलब नहीं है ऊपर के कोड से। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी शीट आप ऑन करके रखते हो वो आपकी कहलाती है एक्टिव शीट, याद रखिएगा हमेशा। जो भी शीट आप ऑन करते हो, जैसे मेरा ये शीट ऑन है तो ये शीट मेरा एक्टिव है, ध्यान रखिए। अब मेरा ये शीट एक्टिव है, अब इसको कैसे पता चलता है कि कौन सा शीट एक्टिव है। देखो इसके पास पूरी प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर डायरेक्टरी होती है, जो भी शीट आप यहाँ से ऑन करते हैं उसका स्ट्रक्चर इसके पास हाईलाइट होता है। देखो ये हाईलाइट हो रही है, तो ये शीट सिलेक्टेड है, ध्यान से देखिए। मैं शीट 4 सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो वो सिलेक्टेड है, इसका मतलब ये अभी मेरी एक्टिव शीट है।
यानी अगर मैं यहाँ पॉइंटर रख के, मान लीजिए मैंने इस शीट को कर लिया हाईलाइट, और इस शीट को हाईलाइट करके पॉइंटर को रन करा, मैंने यहाँ रख के इसको रन किया, तो मेरी इस शीट पे टारगेट हो जाएगा रो नंबर 3 कॉलम नंबर 4, यानी रो नंबर 3 कॉलम नंबर 4, यहाँ यहाँ जो स्नैक्स लिखा हुआ है ना, वो वीबीए में बदल जाएगा। ये देखिए, आई थिंक समझ रहे होंगे आप ये क्या हो रहा है। तो डायरेक्ट अगर आप जैसे इस शीट पे काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा बड़ा कोड लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं है, आप अपना समय बचा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ऐसे रेफरेंस का यूज करें, आपको पता रहेगा कि डायरेक्ट में मतलब शीट 4 मेरा ऑलरेडी ओपन है, तो मैं डायरेक्ट इस पे काम करूं। ऐसे ही आप रेंज का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी पूरा शीट का नाम देने की कोई जरूरत वहां आपको नहीं पड़ेगी। तो एक शॉर्टकट वे है, हमें याद होना चाहिए कि ऐसा भी कोडिंग क्यों सिखाई जाती है अलग अलग तरीके से। जब भी आपको किसी का ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोजेक्ट दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को वीबीए आता है और आप लोग मेरी टीम में अगर आ जाते हैं, तो मैं आपको सिंपली यही कहूंगा कि ठीक है, आप लोगों को वीबीए आता है, एक काम करो, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, उसको गो थ्रू कर लीजिए, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उसमें कुछ कोड चेंजेस करवाऊंगा आपसे। तो आपको वहां पर इस तरह की कोडिंग मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको इस तरह की कोडिंग मिलेगी। तो अगर आपको कोड पढ़ना आता होगा तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे दो डिफरेंस। इसका मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर वर्कबुक की पर्टिकुलर शीट को टारगेट कर रहे हैं, भले वो एक्टिव हो या ना हो, तो वो उस शीट को टारगेट करेगा और वहां जाके काम करेगा। लेकिन ये इस बात का प्रूफ है कि जो शीट आपकी एक्टिवेट होगी, उसी सेल के रो नंबर 3 कॉलम नंबर 4 में जाके ये वीबीए लिखने वाला है। तो इसका मतलब होता है ये काम करता है आपकी एक्टिवेट शीट पर। शीट को भी कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी आप आगे चलकर सीखेंगे, वो भी बताया जाएगा आपको, बेफिक्र रहिए। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि डायरेक्ट अगर आप नाम लिखते हैं तो इसका मतलब है वो शीट ऑलरेडी एक्टिवेट होनी चाहिए। तो शीट 4 मेरी ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो ये नाम इस शीट 4 में लिख देगा। चलिए, ऐसी रेंज पे भी काम कर सकते हैं। रेंज देख लीजिए, आप सीधा लिखिए रेंज। अब मैं इसके अंदर यहां से यहां तक कुछ लिखना चाहता हूं, चलो एक ही लाइन में A5 से A13 तक, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं यहाँ पर A5 टू A13, और इसमें एक वैल्यू हम डाल देते हैं राम। अब इसको रन करते हैं, आप देखिए डाटा वहां पर आ रहा है। अब मैं शीट 3 को सिलेक्ट करके अगर रन करता हूं तो डाटा यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगर मैं शीट 5 को सिलेक्ट करके इसे रन करता हूँ तो डाटा वो शीट 5 के अंदर है, नो प्रॉब्लम, वो दे रहा है। लेकिन इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने शीट 4 सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने क्लिक यहाँ पे किया हुआ है, ओके, और इसको मैंने रन कर दिया, तो इसने क्या करा होगा, शीट 3 में जाके A4 से A9 में VBA लिखा होगा। इसने इस शीट में नहीं लिखा है, शीट 3 में लिखा है। शीट 3 मुझे कैसे पता चलेगी, यहां से पता चलेगी 1 2 3। तो शीट 3 पे जाओ और A4 से A9 देखो, देखो A4 से A9 में VBA लिख रखा है। चलो मैं इसको मिटा के दोबारा रन करके दिखाता हूं। मैं शीट 3 में हूं फिलहाल, और पॉइंटर को मैंने यहाँ पर रखा है इस वाले रेफरेंस पे, देखिए ये वाला कोड है मेरा, यहाँ पर पॉइंटर रखा और इसको रन किया है, तो इसने काम कर दिया है अपना, देखो ये देखिए। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रेफरेंसिंग के कोड समझ आ गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो इट इज़ बेटर टू यू, कभी भी किसी शीट पे जाके आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक प्रोग्राम का सवाल है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोगों के लिए है सिंपल। मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर 1 मैं एंटर करता हूँ, दैट इज़ 54, और यहाँ पर एक नंबर 2 मैं एंटर करता हूँ, दैट इज़ 21। आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर सम करना है। तो आप में से कोई करना चाहेगा विद द हेल्प ऑफ VBA कोडिंग, कोई भी? हाउ यू कैन डू दिस टास्क? आप में से जो भी करना चाहता है कर सकता है, ये आपका पहला असाइनमेंट हो जाएगा सब, एंड देन असाइनमेंट नंबर 1। या प्लीज बताएं हाउ यू कैन डू दिस। मैं आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा हूँ। या हेलो जुगल सर एंड दिवाकर जी, प्लीज बताएं, ये मेरा सवाल है आप लोगों से छोटा सा। ये 2 नंबर है, मुझे ऐड करने हैं यहाँ पे, VBA का कोड बताइए कैसे करें। आएगा ही नहीं, यहाँ से नहीं दे सकते आप सेल रेफरेंस, कैसे देंगे बताएं। यहाँ पर ये सम फंक्शन ऐसे काम ही नहीं करेगा, यहाँ पर ऐसे नहीं करते हैं काम। एक्सेल के जो फंक्शन होते हैं यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं करते हैं। मतलब हम यहाँ पर ऐसे सम लिखेंगे और 2 नंबर डालेंगे और वो काम करेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं चलता कोड, एरर आ जाएगा, देखिए। ओके,
तो ये मेरे अच्छा देखिए, कभी भी किसी कोड को बनाए ना तो कोड का एक लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ के चलिए। बहुत ही सिंपल, क्या लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ के चलना है, मुझे 54 उठाना है, ठीक है। तो 54 कैसे उठाऊंगा देखो जरा, मैं लिखूंगा यहाँ पर, उठ गया, बताओ उठ गया कि नहीं उठ गया, देख लो। मैं मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा b2 डॉट वैल्यू, तो ये इसने ये उठा लिया b2 आई थिंक ये b1 है, तो मैंने यहाँ पर b1 लिखा, तो इसने b1 की वैल्यू उठा ली। एक बार चेक कर लो, ये देखो 54 उठा रहा है, 54 इज कमिंग। अच्छा अब मैं एक और वैल्यू उठाकर दिखाता हूँ आपको, मैसेज बॉक्स b2 डॉट वैल्यू। तो ये रेफरेंस हमने इसीलिए सीखे हैं, वैल्यू उठाना वैल्यू रखना, इसके लिए सीखा है हमने। देखो ये 54 उठा, b2 की वैल्यू कितनी उठाई 54, और उसके बाद 21, दोनों वैल्यू उठा ली इसने, इसकी 54 उठाई, इसकी 21 उठाई। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करूंगा देखो जरा, मैंने लिखा मैसेज बॉक्स, ये ली मैंने b1 की वैल्यू, फिर प्लस कर दिया, ये लिया मैंने b2 की वैल्यू को, ऐसे, ठीक है। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं कोड को रन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, F8 दबा के। ये हमने F8 प्रेस किया तो धीरे धीरे कोडिंग समझ में आएगा, अचानक से नहीं, लेकिन आ जाएगा। देखिए अब ये एक एक करके वैल्यू उठाएगा, देखो ये इस पर आएगा, b1 की वैल्यू उठा के आपको बताएगा, दैट इज 54। देखिए आ गया आंसर। अच्छा अब देखिए दूसरा मैं दबाऊंगा प्रेस करके, अभी अगली वैल्यू उठाएगा b2 की, दैट इज 21। देखो आ गया आंसर। अब मैं अगले कोड की तरफ आता हूँ, देखिए अब मैंने प्रेस किया F8, तो अब देखिए क्या करता है, वो मुझे आंसर देता है 75। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे आ रहा है, ठीक है। वैल्यू उठाई आपने, ऐड कर दिया, सिंपल। अब मुझे ऐड तो नहीं करना ना, मुझे तो वैल्यू यहाँ चाहिए ना, मैसेज बॉक्स के थ्रू तो नहीं चाहिए। बस इतना कोड हो गया, तो अब तो सवाल ही क्या रह गया, मैसेज बॉक्स तो चाहिए ही नहीं, हटा दीजिए। तो ये कोड मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा, कहाँ पर पहुंचानी है वैल्यू, इस वाले सेल में पहुंचानी है। क्या नाम है इस सेल का, इस सेल का नाम है b3। ऐसे हो गया काम। तो B3 के अंदर वैल्यू चली जाएगी किसकी, B1 की और B2 की। अब मुझे ये दोनों जो कोड है यहाँ पर, इसके बीच में प्लस लगा दीजिए, हट गया वहां से। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों कोड है, मैं इन दोनों कोड को रन नहीं करना चाहता, तो मैं इनको कमिट कर दूंगा। तो कोड को कमिट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए, कोड को कॉपी तो कर ही दूंगा मैं यहाँ पर देख लीजिए, हाउ टू कमेंट कोड। तो कोड को कमिट करने के लिए यूज करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो कमिट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है रैम, आप रैम लिख के जो भी यहाँ लिखेंगे वो कमिट हो जाएगा। कमिट का मतलब होता है दैट कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, कमिट कोड विल नॉट रन, यानी एग्जीक्यूट, वो कभी भी रन नहीं होता, ना ही एग्जीक्यूट होता है। तो एक बार देख लीजिए कैसे, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से कर दिया मैंने और इसको रैम लगा के कर दिया, दोनों ही कमिट कहलाते हैं। दोनों तरीके आपके पास है, कोई भी यूज कर लीजिए। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा मेरे एक्सेल की शीट में वो डाटा वहां देखने को मिलेगा। देखिए आ गया 75। अब एक बार मुझे बताएं, क्या इतना समझ में आ गया, कर लोगे अब शीट पे कोई भी काम, जमा घटा गुना भाग, 4 डाटा 5 डाटा मल्टीप्लाई वगैरह, इस तरीके से करना है। प्लीज कंफर्म करें हाँ या ना, कोई डाउट है तो मैं बताऊंगा आपको। ओके जो, कोई इशू नहीं है जगल जी, आप करिए आज का मैं। अच्छा हाँ, अच्छा वही रीजन है, आज फेस्टिवल का ही चक्कर पड़ रहा है आज हमारा भी। तो कोई बात नहीं, बट आप देखना, मैं इसका रिकॉर्डिंग सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्ड किया था मैंने ये। आ, आज के लिए बस मैं इतना ही कर रहा हूँ, ज्यादा चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, 1 घंटे का सेशन मैंने इतना ही आप लोगों के लिए सोचा था आज। आज मैं आप लोगों को कोडिंग के बारे में बताने वाला था, मैक्रो के बारे में बताने वाला था, और रेफरेंसिंग कैसे उठाते हैं। अब इसमें देखिए 4-5 टास्क ले लीजिए। टास्क क्या लेना है आपको मैं बता देता हूँ, असाइनमेंट में डाल के देता हूँ। तो टास्क आपका ये रहेगा, सबसे पहले एक कोड में ले लेता हूँ, फिर मैं आपको टास्क देता हूँ। तो जितने भी कोड मैंने किए मैंने पूरे कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पर डाल देता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरे कोड यहाँ पर है, ये हमारे पहले दिन का टास्क है। अब इसमें असाइनमेंट ये है आपके पास। देखिए काम क्या करना है आपको, कि आपके पास मैं बताऊंगा खाली, क्योंकि लिखने में बड़ा टाइम चला जाएगा मेरा, मैं बताऊंगा आप समझना। मेरे पास यहाँ पर अलग अलग शीट आप दिख रही हैं, आपको हर शीट में एक एक नंबर लिखना है अलग अलग जगह पे। फिर आपको एक पर्टिकुलर शीट में, लास्ट वाली शीट में जाके उसको वहां पर ऐड करना है। ये पहला टास्क है, ठीक है। आपको 4 शीट लेनी है,
जिसमें से 3 शीट पे आप अलग अलग जगह पे नंबर लिखेंगे और चौथी शीट पे उसको ऐड करके दिखाएंगे। दूसरा टास्क, आपको इसी तरीके से एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें पेरोल स्लिप होगी, यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी होगी इस तरीके से, यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी आपको निकालनी है। बेसिक सैलरी मतलब बेसिक सैलरी होगी 12,000 रुपए लाइक दिस वे। यहाँ पर आपको उसका निकालना है HRA। HRA क्या होता है? बेसिक सैलरी का 30%। तो आप अपना दिमाग लॉजिक लगाना कि इसका 30% निकाल के यहाँ पे प्रिंट करना है। ऐसे ही आपको DA निकालना है। DA मतलब जो भी आप निकाल सकते हैं, 20% दे दिया मैंने मान लीजिए, तो आप इसका 20% यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे। बट ये काम सारा VBA से करना है, एक्सेल का यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे 20% यहाँ पे निकाल के आपको लाना है। उसके बाद आपको टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकालेंगे? जो भी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर मान लीजिए 10% टैक्स लग रहा है, जो भी है टोटल हमने ऐसे मान लिया 10% टैक्स निकालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेट सैलरी दिखानी है। नेट सैलरी क्या दिखानी है आपको? बेसिक सैलरी में HRA जोड़ना है, DA जोड़ना है, उसमें से माइनस करना है टैक्स। यानी कि बेसिक सैलरी में से आप HRA जोड़ेंगे इसके अंदर, HRA, और इसमें DA जोड़ेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स। तो जो भी आएगी वो नेट सैलरी आएगी। तो ये आपके 2 टास्क है। टास्क क्लियर है आप दोनों को? ठीक है, अगर आप लोगों ने ये दोनों टास्क कर लिए, इसका सीधा सीधा मतलब निकलेगा कि आपको रेफरेंसिंग आ गया। रेफरेंसिंग आ गया तो आप एक स्किल ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्किल, 8 स्किल पूरा होते ही आपको VBA आ जाएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है बस। फिर आपको, जैसा हम किसी को जब ट्रेनिंग देते हैं, कार चलाने की भी ट्रेनिंग जब दी जाती है या उसको बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो 8 घंटे की ट्रेनिंग या 8 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। अब उसको पता है ट्रेनर को कि मैंने तो इसको सारे हुनर दे दिए हैं। अब फिर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है बस, कि आपको आता है, आता है, आता है, करना है, करके देखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे सीख जाएंगे आप, आपको करके देखना है। जब तक आप करेंगे नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर, बाय बाय, वेलकम। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, ये वाली फाइल, ठीक है, कुछ ही देर में। ओके, ओके, बाय बाय।